29 अक्टूबर के दिन रात के 9 और 9:30 के दरमियान हुस्ना बेगम लाइव आकर खुदकुशी करने की कोशिश किया और इन्होंने डोलो 650 mg के 30 टैबलेट्स लाइव कैंप पर खा लिया था। उसके बाद में जब वीडियो वायरल हो गई तो इनके पड़ोसी उन्हें देखकर उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट किए। हुस्ना बेगम का एक हुस्ना बेगम का एक केस अजीब सा केस है। हुस्ना बेगम जब हॉस्पिटल में डेथ बेड पर थे तो उनके हस्बैंड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुस्ना बेगम पर कई इल्ज़ामात लगाए हैं। आज हम हुस्ना बेगम से उसी इल्ज़ामात के बारे में बात करेंगे और उन्हीं से क्लैरिफिकेशंस पूछेंगे कि आखिर आपके हस्बैंड एहतशाम ने आप पर इतने घिनौने इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं। बेगम जी, आपकी शादी एहतशाम से कब हुई? 6 सितंबर 2021। 6 सितंबर 2021 में आपकी शादी हुई एहतशाम से। ये शादी की पहल आखिर किसने की है? क्या आप खुद एहतशाम के पास में गए कि मुझसे शादी कर लो बोलकर, या फिर एहतशाम आपके पास में आए? ये क्या माजरा हुआ था? मतलब कैसे आप लोगों का मैच फिक्स हुआ? एहतशाम न्यूज़पेपर में ऐड दिए थे, उनका मैरिज ब्यूरो था, तो हम लोग मैरिज ब्यूरो को उनके मैरिज ब्यूरो पे गए थे रिश्तों के लिए। उसके बाद उन्होंने 1000 रुपीज़ लेके रजिस्टर कर लिए। उसके बाद मेरे को थोड़े फ़ोटोज़ डाले जो रिश्तों को मैं पसंद नहीं करी। उसके बाद में उन्होंने खुद प्रपोज़ल रखे शादी का। यानी वो खुद अपना प्रपोजल रखे आपसे शादी करने के लिए? जी, वो खुद प्रपोज़ल रखे शादी का, शादी करने के लिए बोले। उसके बाद में 2 महीने तक उन्होंने ऐसे ही मेरे को कन्विंस करे। कन्विंस करने के बाद में ठीक है, उनको पहली वाइफ से बच्चे नहीं हैं उनकी। 7-8 साल हो गए बोल के बोले उन्होंने, बच्चे नहीं हैं, इसीलिए शादी करना चाह रहा हूँ बोल के बोले। अब मेरे को भी भाई मेरी ज़िंदगी भी मैं अकेली जी रही थी, मेरे को भी कोई सहारे की ज़रूरत थी, मेरे को भी एक बच्चा था। मैं इसीलिए ठीक है बोल के उनको एक्सेप्ट करी शादी। जब आप खुदकुशी करने की कोशिश करे और आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे तो आपके हस्बैंड एहतशाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आप पर इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए कि आप यू आर ए कैरेक्टरलेस वुमन। अब ऐसी समरी हम आपको बोल सकते हैं कि उन्होंने आप पर घिनौने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये तक भी कहा कि आपके कई अफेयर्स हैं और फ्रीक्वेंट विजिटर हैं दुबई और गल्फ कंट्रीज को, और आप एक सॉरी टू से दिस बट ही एलेज्ड यू दैट यू आर ए बार डांसर। तो इसका कुछ आप क्लैरिफिकेशंस दे सकते हैं कि आखिर आपके कितने शादियां हुई और आप गल्फ कंट्रीज को गए हैं तो क्यों गए हैं और कितने बार गए हैं? देखिए, फर्स्ट तो उन्होंने मेरे को इल्ज़ाम लगाए मैं बार गर्ल हूँ बोल के, और मेरे बहुत सारे अफेयर्स हैं। तो मेरे जितने अफेयर्स हैं उनके पास उसकी लिस्ट है विद कॉन्टैक्ट नंबर, विद फ़ोटोज़, कुछ एविडेंस है। तो या तो मीडिया में आके बताएं। जिस दिन उन्होंने दिए उस दिन कौन से बॉयफ्रेंड के साथ मेरी फ़ोटो थी उन्होंने कुछ बताए हैं? नहीं बताए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बार डांसर बोले, कौन से बार में उन्होंने मेरे को नाचते हुए देखे और कौन से बार में मैं काम कर रही थी, वो बार का नाम चाहिए मेरे को, वहाँ के कोई स्टाफ की स्टेटमेंट चाहिए मेरे को। और सेकंड थिंग कि शादियाँ हुए जितने हैं उनके पास एविडेंसेस है पूरे लेके मेरे को कोर्ट में रुजू होना उन्हें। आपके कितने शादियां हुई? मेरे हस्बैंड के मुताबिक मेरे को 5 शादियाँ हुए हैं, तो पाँचों शादियों के एविडेंसेस के साथ मेरे हस्बैंड मेरे को कोर्ट में आके मिला। अगर नहीं दिए हैं तो मैं उन पे केस करने का राइट्स रखती। फैक्चुअली आपके आखिर कितने शादियां हुई हैं? फैक्चुअली मेरे 2 शादियाँ हुई हैं। जी, 2 शादियां हुई हैं। ये एहतशाम ये तीसरे हस्बैंड है जी। आपके? जी। ओके। आपको एक लड़का भी है 10 साल का। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके हस्बैंड एहतशाम ने आप पर एक किडनैपिंग का केस भी लगाया है। उसमें उन्होंने ये कहा कि कई लोग उनका पीछा करे और फिर आप लोग किडनैप करके उनको आपके घर को लेके गए, और वो केस अभी भी चल रहा है जिसमें आपके भांजे, जो खलेरे भांजे हैं, वो रिमांड भी कर चुके हैं। 17 दिन वो चंचलगुड़ा जेल में भी थे। आखिर क्या हिस्सा है, आपको एहतशाम को किडनैप करने की ज़रूरत क्या पड़ी? पहली बात तो आप लोग मेरे को ये बोलिए कि कौन बीवी अपने शौहर को किडनैप करती? ज़रूरत क्या पड़ी? और एहतशाम हाई कोर्ट को आ रहे मेरे को ख़्वाब पड़ा था क्या? उन्होंने हाई कोर्ट को 9 बजे 10 बजे 9 से 10 के दरमियान आ रहे, कौन सी गली से गुजर रहे मेरे को कैसा मालूम होता? किडनैप का क्या हिस्सा है? वही बोल रही हूँ, उन्होंने खुद फ़ोन करे, उन्होंने खुद बोले मैं गई, वो बात से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। गाड़ी पे गई, जाने के बाद उतरी, उनकी गाड़ी पे मैं बैठ के मेरे घर को आई।
जी। मैं किडनैप नहीं करी। अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज है या फिर उनको एक उंगली लगा रहे, मार रहे, कोसी गाड़ी में ले गए, कितने आदमी ले गए, एक भी एविडेंस है तो ऑन एयर डालो। अभी सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास में है? जी बिल्कुल है। आप मुझे भेजें, मैं उसको अटैच कर। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसकी बुनियाद पर हुस्ना और सोहेल पर किडनैप केस बुक किया गया चार मीनार पुलिस स्टेशन में। सीसीटीवी फुटेज में जोर जबरदस्ती तो कहीं भी दिखी नहीं है, लेकिन न जाने पुलिस किसके प्रेशर में आकर हुस्ना और सोहेल पर किडनैपिंग केस बुक किया है। आप खुद देख सकते हैं हस्बैंड और वाइफ एहतशाम और हुस्ना किस तरह घर आकर फिर बाहर निकलते हैं। हुस्ना की गाड़ी पर एहतशाम चलाते हुए हुस्ना को और पीछे बिठा लेकर ये लोग बाहर निकल रहे हैं, शायद हो सकता है घूमने के लिए, लेकिन एहतशाम चार मीनार पुलिस स्टेशन में एक किडनैप केस भी बुक करा दिए हैं हुस्ना बेगम पर। ये वीडियो देखकर एक लेमैन भी बोल सकता है कि ये किडनैप केस हो ही नहीं सकता। आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं कि जो किडनैपिंग केस पीएस चार मीनार ने फाइल किया था, A1 उसमें हुस्ना बेगम है, A2 सोहेल है जो कि उनका भांजा है, खलेरा भांजा है। हुस्ना बेगम A1 एंटिसिपेटरी बेल लाए हैं, लेकिन इस एंटिसिपेटरी बेल को ऑनर नहीं किया गया, तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट से भी एक एंटिसिपेटरी बेल लिया है जिसे ऑनर किया गया है, लेकिन पुलिस ने, चार मीनार पुलिस ने उनको मजबूर किया है कि आप डेली आना चाहिए पुलिस स्टेशन को सिग्नेचर करने के लिए। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर चार मीनार पुलिस स्टेशन में उनके साथ में हुआ क्या। पुलिस स्टेशन में मैं, ये मेरी तीसरी बेल है। फर्स्ट लोअर कोर्ट से ली गई 41 नोटिस जो बोल के वहाँ से बेल ऑर्डर आ गया, उसके बाद में वो लोग नहीं एक्सेप्ट करे। फिर थर्ड ऑर्डर आया 41 नोटिस का, फिर भी नहीं एक्सेप्ट करे। थर्ड टाइम में जाके हाई कोर्ट से बेल ली, 20,000 पे करके बेल लेने के बाद में भी 20,000 श्योरिटी अमाउंट। हाँ 20,000 श्योरिटी अमाउंट पे किया। पे करके बेल लेके जाने के बाद में भी वो लोग बोले कि डेली बेसिस पे आना है। कौन बोले आपको डेली बेसिस पे आना? SHO और SI लेकिन ऑर्डर में डेली बेसिस पे आना बोल के तो लिखा हुआ नहीं है। नहीं है, नए होने की। मैं वही बोली, मैं मेहनत करके जीने वाली इंसान हूँ। डेली अगर मैं PS में आके बैठूंगी तो मेरे घर, मेरा बच्चा सब सफ़र होता है। वो लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं। बोले कि कल हम आपके हस्बैंड को बुला के कॉम्प्रोमाइज़ कराते, तो आप लोग को मैं कब अख्तियार दे दी भाई मेरे को बुला के करके कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए? मेरा जो भी मसला चल रहा मैं कोर्ट में लड़ ले रही हूँ मेरे हस्बैंड से। तो आप ये पुलिस स्टेशन में बोल चुके हैं इंस्पेक्टर को? बोल दी, मैं बोल दी नहीं डेली आना पड़ता, कल तुम कैसा भी आओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला के वो कॉम्प्रोमाइज़ कराती हूँ। इसकी वजह क्या हो सकती है? पुलिस वाले ऐसा क्यों अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं? ये तो लॉजिक मेरे को भी नहीं घट रहा। अब सीधी बात है, मेरे तो कोई ऊपर से कोई है नहीं मेरा जो प्रेशर करेंगे। उनके ऊपर जितना प्रेशर है वो सब ज़हरा बेगम उनका है, क्योंकि FIR करने वाली उनकी बेटी है, इसीलिए कर रहे हैं मेरे पे प्रेशर। एहतशाम का ये भी इल्जाम है कि आप दुबई फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, उस पर हम रोशनी डालते हैं। क्या एहतशाम जब भी आपको वीडियो कॉल करते थे, जब आप गल्फ कंट्रीज में रहते थे, तो आप वीडियो कॉल उनका रिसीव नहीं करते थे? मेरे पास एविडेंस है, मैं बताती हूँ आपको कि मैं एहतशाम से वीडियो कॉल पे बात करती थी या नहीं करती थी। दुबई जाना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई गलत वो नहीं है। नहीं, हम आएंगे, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप दुबई क्यों गए थे। ठीक है, मैं आपको अपने एविडेंसेस बता दूंगी कि मैं अपने शौहर से वीडियो कॉल पे बात करती थी या नहीं करती थी। जी। देखिए, अगर मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करती थी तो ये कौन है? ये जो आपके हस्बैंड है? जी मेरे शौहर है वो। ये आपके हस्बैंड है? या, ये जी। दूसरे शर्ट पे है? हाँ ये आपके हस्बैंड है, ये आप वीडियो कॉल पर अवेलेबल है? जी यानी ये अनदर डे का हम कह सकते हैं, हाँ। आप वीडियो कॉल पर अवेलेबल हैं। लेकिन उन्होंने तो ये इल्जाम लगाया कि आप उनको उनके वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो अब इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। ये दूसरे शर्ट पर, हाँ जी ये तीसरा शर्ट है, जी। जबकि वीडियो कॉल में आप अवेलेबल हैं। जी ओके, ये भी दूसरा शर्ट है जिसमें आप वीडियो कॉल में अवेलेबल हैं। मतलब जब भी आप वो वीडियो कॉल आपको करते थे तो आप उनका कॉल रिसीव करते थे? मैं उनसे बात करती थी हर वीडियो कॉल में, उन्होंने मेरे साथ चैट पे अवेलेबल हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये झूठ बोले हैं कि वीडियो कॉल नहीं उठाते थे, वीडियो कॉल नहीं उठा। ये इनका नंबर है, ये एहतशाम का नंबर है। मेरे पास जो भी इनकी चैट है, इमेजेस है, इनका मीडिया है। इन्होंने क्या बोले, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरी वाइफ वेस्टर्न कपड़े पहनती,
इनका ही है ना ये इल्ज़ाम? जी, जी, ये आप बतौर नंबर मीडिया देख सकते हैं। उनका ये चैट मीडिया है। हाँ, मीडिया इनका मतलब वो मीडिया नहीं है। इनकी वो मीडिया नहीं, इनका चैट मीडिया है, जिनको मैं फ़ोटोज़ भेजा करती थी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं हर पल के फ़ोटोज़ उनको डाल, ये देखो, ये जो फ़ोटोज़ है, ये फ़ोटोज़ मैं मेरे हस्बैंड को भेजी। आईने के सामने जो खड़े हुए फ़ोटोज़ है, ये देखो, वेस्टर्न ड्रेसेस में भी मैं अपने शौहर को फ़ोटोज़ भेजी। उसके बावजूद उन्होंने झूठ क्या बोले, देखो डेट के साथ, मैं डालने के बावजूद झूठ बोले, नहीं डाल रहे बोल के। में आप चार मीनार पुलिस स्टेशन पर भी इल्ज़ाम लगाए, वहाँ के कुछ इंस्पेक्टर्स पर भी इल्ज़ाम लगाए, और ये जो एक मिस्टर एहतशाम के सास, जो कि हाई कोर्ट के एम्प्लॉई है, एक सेक्शन ऑफिसर है, उन पर भी आप इल्ज़ाम लगाए। तो आखिर ये सेक्शन ऑफिसर और ये एहतशाम और ये पुलिस का क्या नेक्सस है? देखिए, यही किडनैपिंग जो केस मेरे को बोल रहे हैं, एहतशाम इल्ज़ाम लगाए, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। मैं अपने शौहर की गाड़ी पे बैठ के आई, बैठ के आने के बाद में उन्होंने मेरे साथ घर में रहे, हम लोग घूमने गए, फिरने गए, होटल में खाना खाए, उसके बाद में घर को आए, फिर मेरे पे किस बेस पे किडनैपिंग केस लगाए? आप इन्वेस्टिगेशन करना था। तो आप क्या समझते हैं किसके प्रेशर पर पुलिस ने ये केस बुक किया है? सीधी बात है, उनकी सास ज़हरा बेगम की, और किसकी? बेगम है जो एहतशाम के सास है। जहरा बेगम जो एक सेक्शन ऑफिसर है, उनके पहले हस्बैंड मिस्टर हसन भी एक सीनियर सेक्शन ऑफिसर है तेलंगाना हाई कोर्ट में। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जहरा बेगम की बेटी नेहा जबीन, जहरा बेगम और हसन साहब जो कि जहरा बेगम के फर्स्ट हस्बैंड है, उनका बेटा शोएब, वो भी एक हाई कोर्ट का एम्प्लॉई है। यानी अभी एक फैमिली से 4 मेंबर हो गए। जहरा बेगम के भाई के बच्चे भी हाई कोर्ट में काम करते हैं, और हसन साहब के भतीजियां भी हाई कोर्ट में। क्या एक ही फैमिली के 8 मेंबर्स, चाहे वो रेगुलराइज्ड हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं? हम चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना उज्जवल बयान साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इस पर इंक्वायरी करवाएं। हम आपको लेटर्स भी लिखने वाले हैं, आरटीआई भी फाइल करने वाले हैं कि क्या एक फैमिली के मेंबर्स दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट्स जबकि तड़प रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी जॉब लेने के लिए, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, जबकि इनके घर वाले खुद तेलंगाना हाई कोर्ट में राज कर रहे हैं, और ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं लोकल पुलिस को कि उनके खिलाफ जितने भी एफआईआर होते हैं उसे बगैर पिटिशनर को बताए कि वो एफआईआर क्लोज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 328/2021, ये जो एफआईआर है इसे पिटिशनर को बगैर बताए के क्लोज कर दिया गया है पीएस चार मीनार की तरफ से, इसलिए कि इसमें जहरा बेगम के बेटे का नाम था और जहरा बेगम का नाम था। जहरा बेगम जो कि सेक्शन ऑफिसर तेलंगाना हाई कोर्ट हैं, उनका नाम था, तो ये एफआईआर भी क्लोज कर दिया गया है पिटिशनर को बगैर इतला करे। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मिसयूज ऑफ पावर, जहरा बेगम जो कि एक हाई कोर्ट के एम्प्लॉई हैं, वो कैसे प्रेशराइज कर कर तेलंगाना पुलिस को अपने पावर का मिसयूज कर कर इन लोगों को हरास करने की कोशिश हो रही है। आप एक क्वालिफाइड लेडी हैं, कॉरपोरेट लेडी हैं, और आपकी इंस्टीट्यूट भी हुआ करती थी, कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूट भी हुआ करती थी मेहदीपट्टनम में। एक मिनट, एहतशाम की क्या क्वालिफिकेशन है? शायद 10th इंटर, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है, वो बोले थे मैं 10th और इंटर कर रहा था बोल के। ओके, आपकी जर्नी, आई मीन आपकी प्रोफेशनल जर्नी एम्प्लॉयमेंट की कहाँ से शुरू हुई? मेरी एम्प्लॉयमेंट जर्नी मेहदीपट्टनम से स्टार्ट हुई। मेहदीपट्टनम में इंस्टीट्यूट में काम करती थी मैं। उसके बाद मैं खुद अपना एक इंस्टीट्यूट रन करी मेहदीपट्टनम पे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निम्समी के प्रोजेक्ट्स रहते थे वो भी हैंडल करी। बच्चों को वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाती थी। आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था? जी हाँ, मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी है, प्लस आईटी में भी है, क्योंकि मैं खुद वेब डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी हुई हूँ। सेल्फ प्रोजेक्ट भी करती हूँ वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, प्लस हॉस्पिटल में बिलिंग और फ्रंट एग्जीक्यूटिव पीआरओ के हैसियत से भी काम करती हूँ। इंडिया में भी करी हूँ और गल्फ़ में भी करी हूँ। अब सवाल ये है कि शादी के बाद में आप दुबई क्यों गए, और दुबई जाने का मकसद क्या था? क्या आप दुबई विजिट कर रहे हैं बोलकर ये एहतशाम को पता था?
जी बिल्कुल पता है, आप चाहे तो मेरे उनकी चैटिंग में पढ़ सकते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है, आप सुन सकते हैं। उनको 100% पता था कि मैं जाती हूँ, करती हूँ, क्योंकि काम है मेरा। मेरे को इवेंट वगैरह कुछ भी है करना पड़ता है, क्योंकि मेरा घर चलाने के लिए मेरे पास कोई जेंट्स नहीं है। कौन सा इवेंट है? कोई भी कंपनी का छोटा-मोटा इवेंट है, जैसे कि कोई ट्रैवल एजेंसी है या फिर कोई भी आईटी प्रोडक्ट है या कुछ भी है, उसके लिए मैं इवेंट करती हूँ और मेरे पास सारे एविडेंसेस भी है, फ़ोटोज़ भी है, आप चाहे तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मतलब आप जब दुबई विजिट करने वाली थी तो आपके हस्बैंड को पता था? जी हाँ, मेरे हस्बैंड को पता भी था और मेरे हस्बैंड बोले थे कि आप जाओ, जाके वहाँ पे सेटल हो जाओ, उसके बाद मेरे को बुलवा लो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपके साथ मेरे को रहने नहीं देते। यानी आपके साथ मेरे को रहने नहीं देते, मतलब वो ससुराल से डरता था? जी, बिल्कुल 100% डरता था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं सुनाने के लिए रेडी हूँ। नहीं, बराबर हम सुनना चाहेंगे और लोगों को भी सुनाना चाहेंगे कि आखिर एहतशाम ने ऐसी गलती क्यों की है और ऐसे इल्ज़ामात आप पर क्यों लगाए हैं। जी, आप लोग खुद रिकॉर्डिंग सुनिए, उन्हों क्या बोल रहे सो। एक मिनट, 2% बात करना के साथ 3-4% एग्जाम में होता। ठीक है जी। तो अगर वैसा है तो बहुत अच्छी बात है। और जज को तो मैनेज के भी नहीं कर सकते होंगे ना? कैसे करते मसला अपना पूरा तो जज को मैनेज करना। वही बोल रहा हूँ, अगर दोनों को सामने सामने बिठा के बात करता तो ठीक है। इसका मैं नेहा को ही बिठा के बात करते जानो। नेहा से कोई लेना देना नहीं है, आपका मेरा लेना देना है। वहाँ पे लड़ाई आपकी मेरी है, नेहा से कोई बात नहीं है। अच्छा, नेहा को भी वास्ता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरी बिठा के दोनों बात करते बोलते बहुत अच्छी बात है। और एक बात आप मुझे ये बताएं, अभी मेरे को लोग ये बोल के भेजेंगे, देखो आप जाके बोलो, अब कैसा भी लोग मेरे को प्री प्लान बताएंगे ना। हाँ, आप जाके ये तेल की चैट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है। गौर किया होगा आप लोगों ने उसमें, ये रिकॉर्डिंग में एहतशाम ने ये कहा कि एक प्री प्लान वो लोग करने वाले हैं और सोहेल की चैट होने वाली है। अब आते हैं सोहेल की तरफ। सोहेल जो कि हुस्ना का खलेरा भांजा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 94 है और हुस्ना की 80s में है। उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि सोहेल हुस्ना बेगम का बॉयफ्रेंड है, जबकि सोहेल के पास ना ही पासपोर्ट है और ना ही कुछ है। वो आज तक इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है, उसके पास में पासपोर्ट नहीं है। एहतशाम का ये भी कहना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड यानी सोहेल के साथ में दुबई भी गए हैं। इतनी घिनौनी हरकत एहतशाम ने की है हुस्ना बेगम के साथ में। और जब हुस्ना बेगम ने शादी से इनकार कर दिया था तो एक और रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे, वो कैसे रो रहा है, छोटा बच्चा जैसा रोता है ना वैसा रो रहा है और आजीजी कर रहा है हुस्ना बेगम से, हुस्ना बेगम मेरे से बात करो। आइए सुनते हैं वो रिकॉर्डिंग। एक मिनट करो। आप जैसा बोले वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी बोल रहा हूँ उसमें, प्लीज मेरे से बात करो। उसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, उसमें प्लीज मेरे से बात करो यार। मेरी बेचैनी, मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ ना। उसमें देखो आपकी आवाज़ चाहिए, आप मुझे अपनी आवाज़ सुनाए। उसमें प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको यार, मैं आपके हाथ जोड़, उसमें प्लीज इतना मत तड़पाओ हमें। कॉल मी उसमें, प्लीज कॉल मी। बहुत तड़प रहे हैं एहतशाम हुस्ना बेगम से बात करने के लिए शादी से पहले, लेकिन जब हम लोगों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो एहतशाम का एक बाइपोलर डिसऑर्डर हम कह सकते हैं कि एहतशाम ने अपने आप को कैसे चेंज कर दिया। शायद हो सकता है ससुराल के दबाव में आकर एहतशाम ने ये कदम उठाया है। लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं एहतशाम से और एहतशाम के ससुराल वालों से? मैं एहतशाम से यही एक्सपेक्ट करती हूँ, जो उन्होंने निकाह करे वो निकाह की कदर करना चाहिए था, क्योंकि निकाह करे थे, मजाक नहीं करे थे। निकाह करने के बाद उनके डर के अभी वीडियो बड़ी हो रही बोल के मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं सुना रही हूँ। अगर जिसको भी डाउट है मेरे पास सुन सकते, उन्होंने क्लियरली मेंशन करे कि आप बेबी अवॉइड कर दो। नेहा और जहरा मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुना है। जी, नेहा और जहरा आंटी नहीं मान रहे हैं बच्चे के लिए, आप बच्चा अवॉइड कर दो बोल के जो मेंशन करे हैं वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। जहरा आंटी की भी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। तो ये लोग जो जो भी बोले हैं, मैं कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हूँ, पीएस में पेश करने के लिए तैयार हूँ, या मीडिया में किसी को भी ज़रूरत है तो उनको भी फॉरवर्ड करने की। हम ये कोशिश करेंगे कि हुस्ना बेगम को जस्टिस दिलाने के लिए हम आगे आएंगे, इसलिए कि हमारे पास में वो सारे एविडेंसेस हैं और वो सारे रिकॉर्डिंग्स हैं जो एहतशाम ने भेजा है। और एहतशाम ने ये बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने अपनी ही बीवी पर ऐसे घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं, जबकि आपके सामने हुस्ना बेगम ने ये बता दिया है कि
वो वीडियो चाट पर उनके हस्बैंड के साथ में थे। आप खुद देख चुके हैं कि कितने शर्ट्स चेंज हुए हैं, यानी कि एवरी डे शी वाज ऑन वीडियो कॉल विद एहतिशाम। एहतिशाम, आपके ससुराल वालों के प्रेशर में आकर आप ऐसी हरकत ना करें। कोई भी इंसान जब शादी करता है, चाहे वो दूसरी हो या तीसरी हो, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम उसे निभाना चाहिए और सबको बराबर का इंसाफ देना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो तलाक़ का सदाक़तनामा बताया है मीडिया में, अगर वो सही है तो आप क़ाज़ी साहब का नाम बोलें, आप वो सर्टिफिकेट मीडिया में PDF बनाकर उसकी इमेज लेकर डालें